This is, I'm requesting you, sir. Thank you very much. Thank you. माननीय श्री अरुण सिंह, माननीय श्री अरुण सिंह। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। बेसिकली यह बिल ऑफ लैंडिंग 2025 के संदर्भ में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं, और यह बिल बहुत सोच समझ के लिए आया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यह नीति है कि एक तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक से अधिक देश में मजबूती के साथ सुदृढ़ रूप से उनको बनाएं। उसका दूसरा हर साथ है कि जरूरत के हिसाब से रिफॉर्म्स ले आएं, जो पुराने कानून है उनको समाप्त करें, और इसी के साथ साथ नवाचार के साथ इफिशिएंसी को के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। और इन तीनों के कारण ही अगर हम देखें तो ये तीनों को लेकर कॉम्प्रिहेंसिव रूप से मोदी सरकार आगे बढ़ी है, और उसी का नतीजा है कि आज जो है हम विश्व में पहले 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे बने, 5वीं से 4थी पे बने, अब 2027 तक अवश्य रूप से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जो रिफॉर्म्स ले आए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। पहले भारत की जीडीपी जो है कम होती थी, चाइना की अधिक होती थी, हम लगातार पीछे रहते थे, और जीडीपी भी पहले साल, दूसरे साल, 1-2 साल तो कोई कह सकता था कि किसी कारण से आप बढ़ गए, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल से भारत की जीडीपी हाईएस्ट विश्व की है। विश्व में सबसे अधिक जीडीपी 3 साल से भारत की है, और चौथी भी, यह भी भारत की ही फास्टेस्ट जीडीपी होने वाली है। और इसी हिसाब से चला था 5वें और 6ठे साल में भी हम विश्व के सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था चलने वाले देश रहेंगे। इसका सर मूल कारण क्या है कि अंग्रेजों के समय के बनाए हुए जो कानून थे वो एक तरीके से रिडंडेंट थे, उनकी कोई प्राथमिकता नहीं थी। वह लाल फीताशाही के अंतर्गत लोग उसमें उलझ जाते थे, लोग भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता था। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा, और उन्होंने कहा जो पुराने कानून हैं उन पुराने कानूनों को समाप्त किया जाए, नए कानून ले आए जाए। और देखते देखते 1-2 नहीं 1550 कानूनों को समाप्त कर दिया गया, और 35,000 से अधिक कंप्लायंसेज को समाप्त कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और आज के दिन में समुद्री जो व्यापार है वह एक महत्वपूर्ण व्यापार है, और उसमें हमारी क्वांटम भी बढ़ रही है। तो समुद्री व्यापार जब बढ़ रहा है तो उस दिशा में जो कानून है कि कंसाइनर की भूमिका क्या होगी, कंसाइनी की भूमिका क्या होगी, इन्वेस्टर को उसमें क्या, उसके स्टेक होल्डर को कैसे ध्यान दिया जाएगा, उसको संदर्भ में ले आकर के आज यह जो बिल ले आए हैं, उसमें एक तरीके से कंसाइनी अगर कोई गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है देश में या विदेश में, तो सारी की सारी उसके राइट, ओनरशिप और लायबिलिटी सब कंसाइनी की हो जाती है, न कि कंसाइनर की। इससे एक क्लैरिटी रहेगी आपस में, कंसाइनर और कंसाइनी, एक तरीके से कहिए सेलर और बायर के अंतर्गत। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी बैठे उनको मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और इस बिल के बाद आप देखिएगा जो भी स्टेक होल्डर है सभी इसकी तारीफ करेंगे सर। और यही धीरे धीरे सुधार का कारण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से देखेंगे लगातार हमारे जो रैंकिंग में सुधार आया, 142 से हम 63 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में आए। अब तो हो नहीं रहा 3-4 साल से, नहीं तो और अच्छा उसमें आगे हम बढ़ जाते। सर प्रधानमंत्री जी ने यह जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को नए स्तर से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। उन्होंने पीएम गति शक्ति की शुरुआत की है। यह पीएम गति शक्ति के माध्यम से उन्होंने जो हमारे साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंजन है, रेल है, सड़क है, पोर्ट है, वाटरवेज है, एयरपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और लॉजिस्टिक एयरपोर्ट, इन सातों पे विशेष रूप से इन पे ध्यान देना शुरू किया। और कुल मिलाकर के सभी राज्यों को
सभी राज्यों को सम्मिलित करते हुए, यूनियन टेरिटरी को सम्मिलित करते हुए उन प्रोजेक्टों को लास्ट माइल डिलीवरी तक उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया। और केवल रिव्यू नहीं, जो समस्या थी उसका समाधान करना, जो फाइनेंशियल उनको जरूरत थी उसको देना, जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना। और उसी का कारण अगर आप देखेंगे सर, तो जो सड़क है नेशनल हाईवे में, जो यूपीए के समय तक केवल 65,000 किलोमीटर की बनी थी, आज देखते देखते 91,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बन गई। यूपीए के समय कमीशन था और कट था, केवल 12 किलोमीटर की सड़कें पर डे बनती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 34 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क पर डे बन रही है। हम एक एक दो ही आंकड़ा देंगे, अधिक नहीं, कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे में भी देखें सर, रेलवे में किस प्रकार से पहले उनका बजट बहुत कम होता था, वही पैसेंजर ट्रेनें चलती थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जिन्होंने 136, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी बैठ के जाते हैं, जब वंदे भारत में जाते हैं तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, यहां पे बेशक आकर के विरोध करने का काम करें। 136 वंदे भारत ट्रेन, नमो ट्रेन, और तो और कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जब पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो देखते कितना खराब रेलवे स्टेशन। 1337 रेलवे स्टेशनों को पैसा देकर के उनको अमृत स्टेशन बनाने का काम यह प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। सर वाटरवेज, अब वाटरवेज में उसमें भी अधिक से अधिक किस प्रकार से जो अधिक से अधिक संसाधन उसमें लगा करके वाटर पे चारों ओर नदियों को कनेक्ट करके उसमें अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन भी हो और लोग उसके माध्यम से ट्रैवलिंग भी करें। सर इनलैंड वाटरवेज की जहां तक मैं बात करता हूं, 2014 में यूपीए की सरकार थी, 183 करोड़ रुपए एक साल में देते थे कि इनलैंड वाटरवेज में इन्वेस्टमेंट के लिए। यह मोदी सरकार है, 183 करोड़ की जगह 2025 में 1700 करोड़ रुपए में 8 गुना अधिक पैसा देने का काम किया। सर जो हमारे ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज थे, यूपीए के समय 3 थे, अब जाकर 29 हो गए हैं। और ट्रांसपोर्ट भी, जो कार्गो की ट्रांसपोर्ट जो हम लोग देखते हैं कि भाई किस प्रकार से कार्गो का ट्रांसपोर्ट नदियों के माध्यम से, वाटरवेज के माध्यम से हो रहा है, केवल 18 मिलियन मेट्रिक टन उस समय होता था 2014 में। सर 2014 और आज के दिन में 11 सालों में देखिए, 18 का 36 हुआ हो तो समझ में आता, 18 को 50 हुआ हो तो समझ में आता, लेकिन 18 मिलियन मेट्रिक टन की जगह 146 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 7 गुना अधिक हो गया। इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ सर। ऐसे एयरपोर्ट की संख्या 74 एयरपोर्ट थे, अब जाकर के 157 एयरपोर्ट बन गए हैं। और एक दिन तो रिकॉर्ड हो गया कि 17 नवंबर 2024 को भारत में 17 नवंबर 2024 को 5 करोड़ लोग एक दिन, 5 करोड़ लोग हवाई जहाज से चले। चप्पल वाले भी पहन करके अपना बाकायदे हवाई जहाज से चले, 5 करोड़ लोग चले। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नया क्रिएट हुआ उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 7वां इंजन है महोदय। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी राज्यों को जोड़ा गया, ऐसा नहीं कोई राज्य, और सब राज्य कहने की बात है यहां बेशक विरोध करे, सभी लोग अपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए और सब लोगों ने जो केंद्र सरकार की नीतियां है उस नीतियों में पार्टिसिपेट किया। और उसका कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक इंडेक्स जब रिपोर्ट आती है तो उसमें हम पहले 54 स्थान पे थे, अब जाकर के 38 स्थान पे आ गए। 16 पोजीशन की हमारी उसमें जंप हुई और उसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। माननीय, जो शिपिंग और पोर्ट के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगा सर, यह आज एक तरीके से यह विश्व का पावर हब बनता चला जा रहा है और विकसित भारत के संकल्प को अगर साकार करना है तो पोर्ट और शिपिंग के अंदर, वाटरवेज के अंदर जब क्रांतिकारी इसमें बदलाव आएगा तभी जाकर के हम विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं सर। और उसमें हमें दिखाई भी दे रहा सर। सीपीपीआई की 2023 की रिपोर्ट है, उसने कहा है कि विश्व के 100 जो एयरपोर्ट है
विश्व के 100 एयरपोर्ट में एक नहीं बल्कि विश्व के 100 एयरपोर्ट में 10 एयरपोर्ट का नाम आता है तो भारत का आता है। इस प्रकार से सर यह हमारे लिए गौरवशाली उपलब्धि है। बड़े बड़े एयरपोर्ट, बाधवन पोर्ट सर, बाधवन पोर्ट में तो अभी जो काम हो रहा है सर बधावन पोर्ट में, इसमें 76,000 करोड़ रुपए, मतलब कोई कल्पना कर सकता था 76,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट उसमें हो रहा है और उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त 2024 को किया है। हाँ, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे केरल में भी, निकोबार में भी बड़े बड़े एयरपोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट की वहां पे बन रहे हैं और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब भारत विश्व का अग्रणी देश बनेगा पोर्ट के मामले में, सबसे अधिक अगर कार्गो की ढुलाई होगी तो भारत में होगी। सर भारत का अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट जो इसका इंडेक्स है सर, यह पहले 44 नंबर पे था। मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा सर, यह जो इंडेक्स है, जो कैटेगरी है, इसका जो मानक है, जो कि इवैल्यूएशन है, बाहर की एजेंसी करती है। पहले हम 44 पे थे, अब 22 नंबर पे आ गए। सर एक पोर्ट पे एक और बात है कि कितने जल्दी आप अपने माल को निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना होता है, यह देखिए कितनी एफिशिएंटली आप काम करते हैं, कोई डिस्प्यूट ना हो, पेपर की क्लियरेंस फास्ट हो, मैन पावर की, स्किल मैन पावर की उपलब्धता हो। वह सर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये हमारी रिपोर्ट नहीं सर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की एलपीआई रिपोर्ट 2023 की है। वह कहता है कि टर्न अराउंड टाइम अमेरिका का 1.5 डेज, ऑस्ट्रेलिया का 1.7 डेज, जर्मनी का 1.3 डेज, सभी का एक दिन से अधिक है, 1.3, 1.7, 1.5 और सर भारत का टर्न अराउंड टाइम है 0.9, एक से भी कम 0.9 डेज। यह इफिशिएंसी है सर। ये विश्व देखता है कि कितने जल्दी आप कार्गो से अपना सामान का टर्न अराउंड कर लेते हैं और वास्तव में इसे सभी भारतवासियों को गर्व होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि हम विश्व में सबसे अच्छे परफॉर्मर के रूप में उभरे हुए हैं। इसलिए हमारी विश्व भर में एक प्रशंसा होती है सर। और ये भी कहने की जरूरत नहीं है सर, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता ही देता हूं सर। यूपीए के समय 2013-14 तक ये टर्न अराउंड टाइम होता था 94 घंटे, मतलब 94 आवर्स। ये भी मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा सर। सर हमारे जो सबसे पहला यह पोर्ट जो बना हो कलकत्ता में 144 साल पहले, और वैसे कानून भी उसके बाद ही पहली बार समाप्त होकर दूसरा कानून ले आ रहे हैं। और उसके बाद सर आज हमारे 12 जो मेजर पोर्ट है सर, इन 12 मेजर एयरपोर्ट का सर जो 2013-14 में मेजर पोर्ट की जो कैपेसिटी थी, जो अपना जो इन्होंने फ्रेट का पूरा काम किया, वो 600 मिलियन मेट्रिक टन होता था और आज के दिन में 600 मिलियन मेट्रिक टन के जगह आज के दिन में 1081 मिलियन मेट्रिक टन आज इन पोर्ट की काम कर रहे हैं सर। और टोटल अगर छोटे और बड़े दोनों पोर्ट को मिला ले सर तो उनके समय में 1400 मिलियन मेट्रिक टन पहले होता था। आज सर 1400 से कोई 1-1.5 गुना नहीं बल्कि 2762 मिलियन मेट्रिक टन की आज काम हो रहा है भारत में। यह इस प्रकार की कैपेसिटी बढ़ी है, इस प्रकार का काम का वॉल्यूम बढ़ा है और इसी के कारण सर, इसी के कारण जो है भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से आज चल रही सर। सर मैं माननीय मंत्री जी को जो हमने तीनों जो प्रोविजंस ले आए हैं उसके लिए बधाई दूंगा। ये समय की मांग है सर, समय की मांग के हिसाब से ही कि जब गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से नए नए रूल्स रेगुलेशंस बना करके आगे भविष्य में गाइडलाइन भी इशू करेगी। और उसी के साथ जो हमारे कंसाइनर कंसाइनी उनका क्लियर कट क्लियरिटी के साथ किसकी क्या राइट है उसको डिफाइन करने का काम किया। यह बहुत अच्छा काम हुआ सर।
और सर शिपिंग और पोर्ट के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा सर। यह मंत्रालय के माध्यम से सर रिन्यूएबल एनर्जी में जो 3 पोर्ट हैं, चाहे कांडला हो, पैरादीप हो और टुटिकोर्न पोर्ट हो, इन तीनों में हम सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर सरप्लस। दूसरा इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि अभी हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी की मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। यह मंत्रालय ने विभिन्न पोर्ट के माध्यम से हाइड्रोजन हब और एक्सपोर्ट टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया। इस दिशा में आगे काम हो रहा है। ऑफशोर विंड एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी के लिए वो बढ़ रहे हैं। उस दिशा में भी कांडला में बहुत बड़ा इस पे काम हो रहा है सर। ग्रीन ट्रांसमिशन प्रोग्राम, इनलैंड वाटरवेज वेसल, इस पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है सर। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी, उसका भी गुड़गांव में उसको भी इस्टेब्लिश किया है कि किसी भी प्रकार से जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है उन प्रैक्टिसेज को किस तरीके से पूरे पोर्ट इंडस्ट्री में एडॉप्ट कर सके, इसके लिए लगातार इस पे काम हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा सर। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार के माध्यम से लगातार, जैसा मैंने कहा कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और समय समय पे जो हमारे पुराने कानून है उनको समाप्त करना, नए कानून को ले आना। आज देशवासी कितना खुश होता है सर जब जीएसटी को देखता है सर। जब जीएसटी आया था तो 34 कानूनों को, स्टेट के कानूनों को, इन सबको जोड़ करके मर्ज किया गया था। उस समय विपक्ष के लोग कह रहे थे कि गब्बर सिंह टैक्स और स्टेट का क्या होगा, लेकिन यह मोदी जी हैं, एक कानून बनाए और कानून बनाने के साथ साथ आज देखता है कि 2 लाख करोड़ रुपए का आज टैक्स कलेक्शन हो रहा है। आज विपक्ष भी उसकी तारीफ करता है। उसी प्रकार से यह सारे रिफॉर्म्स ले आए। इन रिफॉर्म्स के माध्यम से अवश्य रूप से मुझे पूरा विश्वास है, सदन को भी पूरा विश्वास है कि विकसित भारत का संकल्प 2047 में जो भारत प्राप्त करेगा उसमें इस पोर्ट शिपिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद माननीय अरुण जी। माननीय श्री राम जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री अजित माधव राव गोपछड़े। धन्यवाद सभापति महोदय। ये हमारी भारत माता, हमारा हिंदुस्तान एक जमाने में सुवर्ण भूमि थी।